हर कहानी एक एहसास छोड़ जाती है। कुछ अधूरे रिश्ते, कुछ कड़वी सच्चाइयाँ। ये है एक ऐसी कहानी जो हर बार दिल छू जाती है। शुरू करते हैं आज का हिस्सा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते? कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब ध्यान से सुनो भाई लोग, फेमस होना है तो बस एक काम करो, नीचे एक धमाकेदार कमेंट छोड़ो। सबसे हटके कमेंट को मिलेगा मेरे अगली वीडियो में वीआईपी शाउट आउट। मतलब आपका नाम, आपके शब्द पूरे यूट्यूब पर छा जाएंगे। तो सोच क्या रहे हो? कमेंट ठोको और बन जाओ हमारे फेमस फैमिली का हिस्सा। एपिसोड 823। युद्ध की तैयारी। प्रभुत्व प्रदान करने का भव्य समारोह अनगिनत आहों के साथ धीरे धीरे समाप्त हुआ। दालुओ क्षेत्र के कई शक्तिशाली व्यक्तियों ने परिणाम पर आश्चर्य व्यक्त किया था। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि ध्रुवांत, जो केवल ग्रेड 3 सम्राट था, अंतिम विजेता के रूप में उभर सकता है। विस्मयादिबोधक ईर्ष्या और उत्साह से भरे थे, लेकिन उस तिरस्कार का अभाव था जो पहले प्रचुर मात्रा में था। ध्रुवांत ने प्रभुत्व प्रदान करने के मंच पर युद्ध के माध्यम से अपनी वास्तविक शक्ति का प्रदर्शन किया था। दालुओ क्षेत्र में हर शक्तिशाली व्यक्ति के दिलों को हिला दिया था। उसकी ग्रेड 4 सम्राट की क्षमताएं एक पृथ्वी ग्रेड आध्यात्मिक व्यूह ग्रैंडमास्टर के रूप में उसकी पहचान के साथ मिलकर ग्रेड 5 सम्राट के प्रतिद्वंद्वी बन सकती थीं। यहाँ तक कि दालुओ क्षेत्र के भीतर भी, जहाँ शक्तिशाली लोग प्रचुर मात्रा में थे, उसे फसल के क्रीम के बीच माना जा सकता था। इस तरह, जबकि कई लोग दालुओ क्षेत्र के 10वें लॉर्ड के रूप में ध्रुवांत के सम्मान से ईर्ष्या करते थे, उनमें से कोई भी असंतुष्ट नहीं था। आखिरकार शक्ति और क्षमताओं का हर जगह सम्मान किया जाता था, और ध्रुवांत की ताकत के प्रदर्शन ने दालुओ क्षेत्र के कई शक्तिशाली व्यक्तियों की स्वीकृति और सम्मान अर्जित किया था। वह नौसिखिया नहीं था जो अभी-अभी दालुओ क्षेत्र में आया था और अभी-अभी सम्राट स्तर में टूट गया था। इसके अलावा ध्रुवांत का समर्थन करने वाले अंधकार महल को पहले जैसा नहीं देखा जा सकता था। वे 9 लॉर्डों की सेनाओं में सबसे कमजोर शक्ति थे, और इस तरह उन्हें तुच्छ समझा जाता था और उपेक्षित किया जाता था। लेकिन इस वर्ष के दौरान अंधकार महल की ताकत बढ़ी और उनकी प्रतिष्ठा दिन-ब-दिन बढ़ी। सबसे महत्वपूर्ण बात, अंधकार महल अब दालुओ क्षेत्र के आदेश के तहत 2 लॉर्डों वाली एकमात्र शक्ति थी। इस मामले में अंधकार महल को अन्य लॉर्डों की सेनाओं की तुलना में संसाधनों का दोहरा हिस्सा भी मिलेगा। इतने पर्याप्त संसाधनों के समर्थन के साथ यह दिन के उजाले की तरह स्पष्ट था कि अंधकार महल और भी मजबूत होगा। भविष्य में दालुओ क्षेत्र के आदेश के तहत सबसे मजबूत शक्ति बदल सकती है। यही कारण है कि उस क्षण ध्रुवांत और अंधकार महल को भड़काना सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य था। इस प्रभुत्व प्रदान करने के समारोह में एक और विजेता टियानलो शहर का ड्यूक गिरिधेश था, जिसे कई लाभ भी मिले थे। हालांकि उसे लॉर्डशिप प्रदान नहीं की गई थी, मंडेला ने दालुओ क्षेत्र के लिए उसकी विजय में उसके प्रयासों के कारण ग्रेड 5 सम्राट के लिए उसकी सफलता में उसकी सहायता करने का वादा किया था। इससे भी बढ़कर, यदि वह सफलतापूर्वक ग्रेड 5 सम्राट प्राप्त कर सकता है, तो उसे महान शिकार के बाद दालुओ क्षेत्र के 11वें लॉर्ड के रूप में पुष्टि की जाएगी। इस आशीर्वाद ने निस्संदेह गिरिधेश को बहुत उत्साहित किया था। कई अन्य शक्तिशाली व्यक्ति भी उसे ईर्ष्या से देख रहे थे। मंडेला ने महान शिकार में महान योग्यता वाले लोगों को पुरस्कार देने का भी वादा किया था। पुरस्कारों के मूल्य ने लॉर्डों के दिलों के भीतर इच्छा को चुभो दिया, साथ ही उनके नीचे के सभी शक्तिशाली व्यक्तियों को भी। पूरे दालुओ क्षेत्र का मनोबल ऊंचा हो गया और उनकी लड़ने की भावना ऊंची उड़ान भर गई। यह देखकर ध्रुवांत गुप्त रूप से अपने होठों को पीटने से खुद को रोक नहीं सका।
अपने विषयों को चलाने की मंडेला की रणनीति पूरी तरह से परिष्कृत थी। वह वास्तव में डालुओ क्षेत्र की एकमात्र शासक थी। समारोह समाप्त होने के बाद ध्रुवांत नाइन नेदर महल में शांति से आराम कर रहा था। ग्रेड 4 सम्राट बनने के ठीक बाद अपने भीतर की बढ़ती आध्यात्मिक ऊर्जा को स्थिर करने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा उसने नाइन नेदर ट्रूप को प्रशिक्षित करने के लिए अपनी शेष ऊर्जा का उपयोग किया। जैसे जैसे महान शिकार नजदीक आता गया, ध्रुवांत डालुओ क्षेत्र के आसपास तनावपूर्ण और गंभीर माहौल महसूस कर सकता था। हालांकि डालुओ क्षेत्र को उत्तरी क्षेत्र में एक शीर्ष शक्ति के रूप में वर्णित किया जा सकता था, उतनी ही मजबूत शक्तियों को अतीत के महान शिकारों में मिटा दिया गया था, अन्य शीर्ष शक्तियों द्वारा नष्ट और विभाजित किया गया था। नष्ट हुई शक्तियों के तहत शक्तिशाली व्यक्ति केवल भाग सकते थे या अन्य शक्तियों में शामिल हो सकते थे, और हारने वालों को जहां भी वे जाते थे, ताने और उपहास का सामना करना पड़ता था। इस प्रकार महान शिकार उनके लिए महत्वपूर्ण था। एक बेघर कुत्ते बनने से बचने के लिए उन्हें महान शिकार में डालुओ क्षेत्र के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ना पड़ा। यही कारण है कि पूरा डालुओ क्षेत्र उस अवधि के दौरान युद्ध की तैयारी कर रहा था। माहौल भारी और गंभीर था। अंधकार महल कोई अपवाद नहीं था। हालांकि ध्रुवांत को अब लॉर्डशिप प्रदान की गई थी, वह अभी भी नाइन नेदर ट्रूप की कमान में था। वर्ष के विकास के माध्यम से नाइन नेदर ट्रूप का पैमाना तेजी से बढ़ा था। इसके अलावा अंधकार महल में साधना के लिए प्रचुर संसाधनों के साथ नाइन नेदर ट्रूप को वास्तव में एक दुर्जेय सेना माना जा सकता था। उनकी ताकत 1 साल पहले की तुलना में कई गुना मजबूत थी। ध्रुवांत की भविष्यवाणी के अनुसार उसे महान शिकार में नाइन नेदर ट्रूप से ताकत की आवश्यकता होगी। इसलिए वह आराम से नहीं रह सकता था और जितनी जल्दी हो सके इस सेना के साथ अपनी संगतता में सुधार करने की आवश्यकता थी। अंधकार महल में एक विशाल प्रशिक्षण मैदान पर काले कवच में सजे नाइन नेदर ट्रूप ने पानी की लहरों की तरह मैदान भर दिया। वे सभी चुपचाप क्रॉसलेगड बैठे थे। उनके शरीरों से एक अंधेरी लड़ने की भावना निकली और उनके ऊपर हवा में इकट्ठी हो गई। लड़ने की भावना एक उमड़ते काले समुद्र की तरह चली, अस्पष्ट दहाड़े भेजते हुए, और स्वर्ग और पृथ्वी थोड़े हिलते हुए लग रहे थे। उनके सामने एक विशाल शेर की मूर्ति के शीर्ष पर ध्रुवांत क्रॉसलेगड बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं जब उसने दोनों हाथों से एक सील बनाई। उसके शरीर से आध्यात्मिक ऊर्जा का एक झोंका निकला और नाइन नेदर ट्रूप की लड़ने की भावना के अपार समुद्र में गोता लगा गया। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा लड़ने की भावना के बादल के भीतर स्वतंत्र रूप से तैरती थी। ध्रुवांत उस लड़ने की भावना को नियंत्रित करना चाहता था, इसलिए उसे नाइन नेदर ट्रूप की लड़ने की भावना से किसी भी संभावित अस्वीकृति को रोकने की आवश्यकता थी। पहले ध्रुवांत की नाइन नेदर ट्रूप के साथ संगतता त्रुटिहीन थी। हालांकि ड्रैगन फिनिक्स रिफ्ट और प्रभुत्व प्रदान करने के समारोह से निपटने के बाद नाइन नेदर ट्रूप के पैमाने में विस्तार के साथ संगतता स्पष्ट रूप से खराब हो गई थी। अब उनके हाथों में समय होने के कारण उसे स्पष्ट रूप से अपनी संगतता में सुधार करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना पड़ा। ध्रुवांत ने लगभग 4 घंटे तक टुकड़ी के साथ अपनी संगतता का विकास और पोषण करना जारी रखा। जैसे ही उसने अंततः अपनी आंखें खोलीं, उसने देखा कि नाइन नेदर ट्रूप एक काले समुद्र की तरह था। उनके ऊपर आकाश में उनकी घनी लड़ने की भावना घने काले बादलों की तरह थी। अस्पष्ट गर्जना वज्र की तरह गूंज उठा, लोगों के दिलों को दहला रहा था। शायद एक नाइन नेदर ट्रूप सैनिक की ताकत से ध्रुवांत को डर नहीं लगता, लेकिन उनकी संयुक्त लड़ने की भावना ध्रुवांत को भी दबाव महसूस करा सकती थी। ध्रुवांत की भविष्यवाणी के अनुसार एक ग्रेड 4 सम्राट के रूप में नाइन नेदर ट्रूप की लड़ने की भावना के साथ मिलकर
अनुभवी ग्रेड 5 सम्राट भी उसके द्वारा आसानी से पराजित किए जा सकते थे। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को हाइप भी करें। एपिसोड 824। जबकि नाइन नेदर ट्रूप मजबूत है, उनके और डालुओटियान सेना के बीच अभी भी एक बहुत बड़ा अंतर है। ध्रुवांत ने नाइन नेदर ट्रूप का अवलोकन करते हुए आह भरी। हालांकि नाइन नेदर ट्रूप मजबूत हो रहा था, फिर भी डालुओ क्षेत्र की सबसे मजबूत सेना डालुओटियान सेना और उनके बीच शक्ति में एक बड़ा अंतर था। हालांकि डालुओटियान सेना की ताकत के कारण ध्रुवांत समझ गया कि उनकी लड़ने की भावना को नियंत्रित करना कोई आसान उपलब्धि नहीं होगी। ध्रुवांत ने अनुमान लगाया कि डालुओटियान सेना की कमांडर नीलिमा को भी उनकी लड़ने की भावना को पूरी तरह से नियंत्रित करने में कठिनाई होगी। डालुओटियान सेना में कई हजार सम्राट स्तर के व्यक्ति शामिल थे। यदि उनकी भयानक लड़ने की भावना को नियंत्रित किया जा सकता तो शायद केवल मंडेला और 3 लॉर्ड ही उन्हें दबा सकते थे। शायद इन सेनाओं के लिए महान शिकार में अपना हिस्सा करने का समय आ गया है। ध्रुवांत ने धीमी आवाज में खुद से बात की। महान शिकार में व्यक्तियों की शक्ति महत्वहीन होगी जब तक कि कोई 3 जितना शक्तिशाली न हो, अन्यथा कोई भी व्यक्ति युद्ध का रुख नहीं बदल सकता था। इस प्रकार युद्ध के परिणाम को बदलने के लिए सेनाओं की संयुक्त शक्ति की आवश्यकता थी। हम इस महान शिकार में अपनी रक्षा को कम नहीं कर सकते। ध्रुवांत ने ऊपर देखा और अंधकार महल से परे घूरते हुए वह आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। वह महान शिकार के नजदीक आने के साथ डालुओ क्षेत्र में माहौल बदलते हुए महसूस कर सकता था। लॉर्डों की कमान के तहत सेनाएं रोजाना प्रशिक्षित होती थीं और उनकी खून की प्यासी आभा दूर से भी महसूस की जा सकती थी। यहाँ तक कि कालिका भी प्रशिक्षण और साधना के लिए एकांतवास में चली गई थी और अंधकार महल के कई मामले उसके कंधों पर आ गए थे। सौभाग्य से तन्वी गृह बचाव के लिए आई। यदि उसकी मदद नहीं होती तो ध्रुवांत निश्चित रूप से भागने के बारे में सोचता। लेकिन इस स्थिति से देखा जा सकता था कि महान शिकार कितना क्रूर होगा। यहाँ तक कि डालुओ क्षेत्र भी खतरे से भरा था, क्योंकि कोई भी महान शिकार के बाद उत्तरी क्षेत्र के भीतर डालुओ क्षेत्र के अस्तित्व की गारंटी नहीं दे सकता था। इस विचार पर ध्रुवांत का दिल भारी हो गया। हालांकि उसने पिछले 1 साल के भीतर डालुओ क्षेत्र में काफी संख्या में लोगों को नाराज किया था, फिर भी उसे उनकी सुरक्षा मिली, जिससे उसकी क्षमताओं में तेजी से सुधार हुआ। इस तरह वह डालुओ क्षेत्र का आभारी था। यह उल्लेख नहीं करना कि मंडेला डालुओ क्षेत्र की अधिपति थी। ध्रुवांत को इस छोटी रानी के प्रति काफी अच्छा महसूस हुआ, जो बिल्कुल प्यारी थी लेकिन अंदर से हिंसक थी। आखिरकार उसने वास्तव में पूरे साल ध्रुवांत की बहुत मदद की थी। सबसे महत्वपूर्ण बात निश्चित रूप से यह थी कि ध्रुवांत को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसे मंडेला द्वारा एक विषय के रूप में माना जाता है। उनके रिश्ते ने कुछ हद तक उनकी संबंधित स्थितियों को पार कर लिया था। तो अगर आगामी महान शिकार में डालुओ क्षेत्र नष्ट और विभाजित हो जाता तो यह ध्रुवांत के लिए निगलना एक कठिन गोली होती। ऐसा लगता है कि मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। ध्रुवांत कड़वाहट से हंसा। जुआन तियान हॉल के साथ अपने भयानक रिश्ते को ध्यान में रखते हुए सत्यजीत उसे हल्के में नहीं जाने देता अगर डालुओ क्षेत्र गायब हो जाता। ध्रुवांत ने अपना सिर हिलाया, फिर अपने हाथ की एक लहर के साथ वह नाइन नेदर ट्रूप को अपना प्रशिक्षण जारी रखने का आदेश देने वाला था। बस लेकिन जैसे ही उसकी हथेली नीचे आई, उसने देखा कि उसके सामने का स्थान उतार चढ़ाव कर रहा है। उतार चढ़ाव वाले स्थान से एक धूल भरी छोटी आकृति उभरी। आकृति ने अपनी बाह लहराई
और 10 अलाबास्टर जार ध्रुवांत की ओर उड़ गए। जैसे ही अलाबास्टर जार उड़े, उसकी बचकानी आवाज घृणा से भरी हुई थी और गूंज उठी जब उसने कहा, यहाँ अपने 10 दिव्य पशु रक्त सार लो। लानत है तुम्हारे लिए, उन सभी को इकट्ठा करने के लिए मुझे उत्तरी क्षेत्र में हर बड़ी नीलामी में जाना पड़ा। जैसे ही अलाबास्टर जार सीधे ध्रुवांत की ओर उड़ रहे थे, उसने जल्दी से उन्हें अपने हाथों से पकड़ लिया। उसने अलाबास्टर जार के अंदर निहित रक्तसार को घूरा। कई अलग अलग रंग दर्शाए गए थे, लेकिन अपवाद के बिना उन सभी में अत्यंत शुद्ध और शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति थी। इसने ध्रुवांत को एक पल के लिए विचार में खो दिया, इससे पहले कि उसने एक बार फिर अपना सिर ऊपर उठाया। उसके सामने मुड़े हुए स्थान को देखते हुए मंडेला वहां मध्य हवा में खड़ी थी। वह वर्तमान में थोड़ी यात्रातनावग्रस्त लग रही थी। जब उसने ध्रुवांत की नजर उस पर देखी तो उसने अपने छोटे होठों को झट से सिकोड़ लिया। ध्रुवांत, जो अब उन 10 अलाबास्टर जारों को पकड़े हुए था, अपने परमानंद को नियंत्रित करने में असमर्थ था। वह पूछने से खुद को रोक नहीं सका, क्या ये दिव्य पशु रक्तसार के जार हैं? क्या तुमने उन्हें नीलामी स्थल से प्राप्त किया? हाँ, क्या तुम चाहोगे कि मैं यात्रा करूं और इन दिव्य पशुओं को ढूंढूं, फिर उन्हें एक एक करके मारूं? क्या तुम सोच रहे थे कि ये दिव्य पशु सड़कों पर कुछ आवारा कुत्ते और बिल्लियां थे जिन्हें एक ही झटके में मारा जा सकता था? मंडेला ने ध्रुवांत पर अपनी आंखें घुमाईं, फिर कहा, दिव्य पशु रक्तसार प्राप्त करने के लिए मुझे बहुत सारे सम्राट स्पिरिचुअल लिक्विड की बूंदों का उपयोग करना पड़ा। इसके अलावा नीलामी में उन विक्रेताओं ने उन्हें मुझे इतनी रियायती कीमत पर केवल इसलिए बेचा क्योंकि मैं डालुओं की अधिपति हूँ। कोई और उन्हें नहीं खरीद सकता था, भले ही पर्याप्त मात्रा में सम्राट स्पिरिचुअल लिक्विड की बूंदें हों। यह सुनकर ध्रुवांत ने अपना सिर हिला दिया। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया था कि उसे जिस दिव्य पशु रक्तसार की आवश्यकता थी, उसे प्राप्त करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि उनमें से कुछ दिव्य पशु भी बीस्ट रिकॉर्ड में काफी ऊंचे स्थान पर थे। इसलिए इस ग्रेड के दिव्य पशु के रक्तसार को आम तौर पर अत्यंत दुर्लभ माना जाता था, जिससे यह समझदारी से महंगा हो गया। तो इस तरह के खजाने की किसी भी मात्रा को इकट्ठा करना बेहद मुश्किल था। नीलामी में उन विक्रेताओं ने केवल मंडेला को दिव्य पशुओं का रक्तसार बेचा क्योंकि वह इस भूमि की पार्थिव सम्राट थी। यदि ध्रुवांत नीलामी में होता तो शायद वह एक टुकड़ा भी नहीं खरीद पाता। बहुत बहुत धन्यवाद मंडेला। ध्रुवांत ने काफी ईमानदारी से उसे धन्यवाद दिया। इस मिशन को पूरा करने के लिए उसने मंडेला से उसके लिए दिव्य पशुओं का रक्तसार इकट्ठा करने के लिए कहा। यह स्थिति अकेले ही ब्लैकमेलिंग के समान संदिग्ध थी, क्योंकि कुछ हद तक डालुओ क्षेत्र के नागरिक के रूप में उसे मंडेला के लिए समस्याओं को हल करना चाहिए, न कि उसके सामने अपनी शर्तें रखना। हालांकि मंडेला को इस पर बिल्कुल भी आपत्ति नहीं लग रही थी। इसके बजाय उसने खुशी खुशी अपनी ऊर्जा और भाग्य का उपयोग उसकी ओर से दिव्य पशु रक्तसार की खोज के लिए किया। इसका अनुमान मंडेला की यात्रातनावग्रस्त उपस्थिति और उसकी हालिया अनुपस्थिति से लगाया जा सकता है। इस अनुपस्थिति के दौरान वह दिव्य पशु रक्तसार की तलाश में पूरे उत्तरी क्षेत्र के हर बड़े नीलामी स्थल पर गई हो सकती है। उसके कार्यों ने निस्संदेह ध्रुवांत को काफी प्रभावित किया था। मंडेला का छोटा चेहरा मूल रूप से दुखी था, इन पिछले कुछ दिनों में उसके लगातार भागदौड़ के कारण। हालांकि ध्रुवांत की सच्ची कृतज्ञता सुनकर उसकी चेहरे की अभिव्यक्ति थोड़ी अप्राकृतिक हो गई। डालुओ क्षेत्र में हर कोई उसकी पहचान के कारण उसे अत्यंत सम्मान के साथ मानता था। इसलिए उनकी सामान्य बातचीत कभी भी वैसी नहीं हो सकती थी जैसी ध्रुवांत उसके साथ करता था। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए।
और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को हाइप भी करें। एपिसोड 825। जब ध्रुवांत उससे बात करता था तो वह उसे डालुओ क्षेत्र की अधिपति के रूप में नहीं बल्कि एक साधारण दोस्त के रूप में सोचता था। इस अंतरंगता ने उसे सहज महसूस कराया। वास्तव में शायद इसी भावना के कारण ही वह ध्रुवांत के कुछ अपराधों को नजरअंदाज करने को तैयार थी। भले ही मंडेला गर्व से भरी थी, इसलिए वह स्पष्ट रूप से इस क्षण कोई अन्य भावना नहीं दिखाती। जब उसका छोटा चेहरा ठीक से सीधा हो गया तो उसने एक व्यावसायिक लहजे में कहा, अधिपति के रूप में मैं स्वाभाविक रूप से अपना वचन निभाती हूँ। तुमने मुझे घास में इस सांप चारमश से छुटकारा पाने में मदद की है। ये उसके लिए तुम्हारे पुरस्कार हैं। ध्रुवांत मुस्कुराया, अभिमानी अधिपति के साथ बहस करने का इरादा नहीं रखते हुए। उसने पूछा, तो चारमश के संबंध में समस्या का क्या हुआ? इस बारे में बोलते हुए उसका छोटा चेहरा थोड़ा डूब गया। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, भागदवार हॉल ने डालुओ क्षेत्र में काफी संख्या में जासूसों को बिठाया था। चारमश उनमें से केवल एक था। उसने हमें उनकी एक सूची दी, इसलिए हमें इन संदिग्ध लोगों से जल्द छुटकारा पाने के लिए सुरागों का पालन करना पड़ा। ध्रुवांत ने बस सिर हिलाया, यह जानते हुए कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। साथ ही मंडेला की क्षमता के साथ उसे इस समस्या को पूरी तरह से अपने दम पर हल करने में सक्षम होना चाहिए। ध्रुवांत ने मंडेला की ओर देखा और पूछा, महान शिकार से पहले अभी भी लगभग 2 महीने बाकी हैं। क्या आप मुझे महान शिकार के बारे में बता सकती हैं? वर्तमान में मैं डालुओ क्षेत्र का नागरिक हूं, इसलिए यदि संभव हो तो मैं इसमें हाथ बंटाना चाहूंगा। हालांकि उसने महान शिकार के बारे में इतनी बार सुना था, फिर भी वह इसके विशिष्ट विवरणों को नहीं समझता था। मंडेला ने ध्रुवांत पर एक नजर डाली, फिर आलस्य से अपनी पीठ फैलाई। ध्रुवांत के बगल में बैठने के लिए बढ़ते हुए उसने कहा, वास्तव में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। महान शिकार योग्यतम की उत्तरजीविता का एक क्रूर युद्ध मात्र था। हालांकि उत्तरी क्षेत्र में बहुत सारी शीर्ष शक्तियां थीं, वास्तव में यह स्थिति केवल भेड़ियों के एक झुंड की तरह थी जो सरअस्तित्व में थे, बजाय इसके कि जानवरों के समूहों का नेतृत्व करने के लिए एक बाघ हो। और महान शिकार इसलिए हुआ क्योंकि कुछ भेड़िए बाघ बनना चाहते थे। ध्रुवांत ने पूछा, उसकी आंखें चमक उठीं। इस दुनिया में जिस चीज की निश्चित रूप से कमी नहीं है वह है महत्वाकांक्षा, मंडेला ने सुस्त रूप से कहा। केवल उत्तरी क्षेत्र को एकजुट करने के बाद ही कोई संभवतः बाहर खड़ा हो सकता है और फिर महान हजार दुनिया में एक अधिपति बन सकता है। यह उत्तरी क्षेत्र का अलिखित नियम है। यह अज्ञात है कि यह कब सौंपा गया था। हालांकि एक बार नियम बन जाने के बाद कोई भी ऐसा नहीं था जो इसे तोड़ सके, क्योंकि कानून तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को स्वचालित रूप से अन्य सभी शक्तियों का दुश्मन माना जाता। उसने अपना स्पष्टीकरण जारी रखा, और इसलिए महान शिकार प्रत्येक पीढ़ी को सौंपा गया है। फिर भी अब तक अभी भी एक बाघ का कोई रूप नहीं दिखाई दिया है। हालांकि मुझे लगता है कि इस बार एक बाघ दिखाई दे सकता है। ध्रुवांत, जो उसके अंतिम शब्दों से थोड़ा चौंक गया था, ने मंडेला को घूरा और पूछा, क्यों? क्या तुम महान शिकार के स्थान को जानते हो? मंडेला ने अपना सिर झुकाते हुए पूछा। ध्रुवांत थोड़ा चौंक गया, फिर जल्दी से अपना सिर हिलाया, उत्तर देते हुए, उल्कापिंड युद्ध क्षेत्र। उल्कापिंड युद्ध क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र के भीतर एक निषिद्ध भूमि थी। ऐसा कहा जाता था कि आदिम युग में जब बाहरी भूमि की जनजातियां महान हजार दुनिया पर आक्रमण कर रही थीं, तो वे उत्तरी क्षेत्र के किनारे तक पहुंचने तक लड़े थे।
यह वहां था, उस स्थान पर, कि इस सुपर कॉन्टिनेंट पर एक आर्मगेडन जैसा युद्ध छेड़ा गया था। वर्तमान में यह उल्कापिंड युद्ध क्षेत्र उस प्राचीन युद्ध के स्थानों में से एक था। उस समय अनगिनत शक्तिशाली लोग वहां गिर गए थे। इसलिए लोगों ने बाद में इस स्थान का नाम उल्कापिंड युद्ध क्षेत्र रखा। नाम उस समय के क्रूर बलिदानों का प्रतीक था। उल्कापिंड युद्ध क्षेत्र की भी काफी जोरदार प्रतिष्ठा थी, जिसने बहुत सारे शक्तिशाली और धनी लोगों को इस क्षेत्र में झुंड बनाने के लिए आकर्षित किया। हालांकि उन लोगों में से जो उल्कापिंड युद्ध क्षेत्र में उस धन के बीच खजाने की तलाश करने की कोशिश करते थे, अंत में केवल कुछ ही जीवित निकले। ऐसा इसलिए था क्योंकि उल्कापिंड युद्ध क्षेत्र में बहुत सारे शक्तिशाली लोग गिर गए थे, जिससे वहां की आध्यात्मिक शक्ति हिंसक रूप से उबल रही थी, जैसे एक फटता हुआ दिव्य रोशनीमुखी जो कभी कभी एक आध्यात्मिक ऊर्जा विंडस्टॉर्म विस्फोट करता है। ऐसा कि पार्थिव सम्राट ग्रेड के शक्तिशाली लोग भी इससे बहुत डरते थे। इसलिए अधिक से अधिक खजाने के शिकारी अंदर जाने के साथ बाहर वापस आए बिना उल्कापिंड युद्ध क्षेत्र एक कुख्यात खूनी और निषिद्ध भूमि बन गया था। सही है, यह उल्कापिंड युद्ध क्षेत्र है। मंडेला ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया और कहा, प्राचीन काल में एक बार कुछ पार्थिव सम्राट ग्रेड के शक्तिशाली लोग वहां गिर गए थे और महान शिकार का अंतिम लक्ष्य इन गिरे हुए पार्थिव सम्राट से जुड़ा हुआ है। ध्रुवांत जम गया। क्या तुम आध्यात्मिक देवता तरल के बारे में जानते हो? मंडेला ने एक बार फिर पूछा। ध्रुवांत, जो दंग रह गया था, ने अपना सिर हिला दिया। जब एक पार्थिव सम्राट शक्तिशाली व्यक्ति गिर गया है तो उसका सम्राट सागर समय बीतने के साथ मुरझा जाएगा। जब उसका सम्राट सागर अपने अंत तक मुरझा जाएगा तो इसे आध्यात्मिक देवता तरल में परिष्कृत किया जाएगा, जिससे यह पार्थिव सम्राट शक्तिशाली व्यक्ति का अंतिम सार बन जाएगा। मंडेला ने हल्के से अपने छोटे होठों को चाटा, जैसा कि वह आध्यात्मिक देवता तरल के बारे में बोल रही थी। उसकी सुनहरी आंखों में प्यास और इच्छा की एक झलक थी। इस प्रकार का आध्यात्मिक देवता तरल हम में से उन लोगों के लिए अत्यंत फायदेमंद है जो पार्थिव सम्राट ग्रेड तक पहुंच चुके हैं। हालांकि उल्कापिंड युद्ध क्षेत्र में फटने वाला आध्यात्मिक ऊर्जा विंडस्टॉर्म अत्यंत डरावना है। केवल विशेष समय पर ही तूफान कमजोर होगा और यह समय की इस अवधि में है कि महान शिकार आयोजित किया जाता है। दिव्य मंडप ने महान शिकार का 5 बार अनुभव किया है और वे युद्ध से बच गए। इसलिए दिव्य मंडप के शासक को अब उत्तरी क्षेत्र में सभी शीर्ष शक्तियों के सभी शासकों में सबसे अधिक आध्यात्मिक देवता तरल प्राप्त करने वाले व्यक्ति के रूप में माना जा सकता है। मेरे जानने के अनुसार उस आदमी का स्तर वर्तमान में निचले पार्थिव सम्राट ग्रेड के शिखर पर है। वह शायद पहले ही ऊपरी पार्थिव सम्राट ग्रेड तक पहुंच चुका हो। यदि वह एक बार फिर सफलतापूर्वक आध्यात्मिक देवता तरल प्राप्त करता है तो यह बहुत संभावना है कि वह ऊपरी पार्थिव सम्राट ग्रेड में आगे बढ़ने के लिए अपनी सफलता पूरी करेगा। उसने एक गहरी सांस ली, जारी रखने से पहले। यदि वह नहीं होता तो अंधकार महल और अन्य शीर्ष शक्तियों के शासकों के पास भी ऐसी संभावना हो सकती थी। एक भारी चेहरे के साथ मंडेला ने जोड़ा, यदि किसी के पास ऊपरी पार्थिव सम्राट की शक्ति होती तो उत्तरी क्षेत्र से लगभग कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। भविष्य में वह कहा गया व्यक्ति एक बाघ बन जाएगा, इस प्रकार उत्तरी क्षेत्र को एकजुट करेगा। ऊपरी पार्थिव सम्राट ध्रुवांत ने भौहें सिकोड़ी, क्योंकि ग्रेड का यह स्तर उसके लिए दूर और अपरिचित दोनों था। मंडेला ने ध्रुवांत को असहाय रूप से देखा, फिर समझाया, पार्थिव सम्राट में स्वाभाविक रूप से क्षेत्रों का वर्गीकरण भी होता है। हम उन्हें 3 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं, निचला पार्थिव सम्राट, ऊपरी पार्थिव सम्राट और पूर्ण पार्थिव सम्राट। आगे क्या होने वाला है
ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को हाइप भी करें। एपिसोड 826। इन 3 क्षेत्रों में प्रत्येक स्तर के बीच एक भयानक दूरी है। वर्तमान में उत्तरी क्षेत्र में शीर्ष शक्तियों के सभी शासक निचले पार्थिव सम्राट के स्तर पर हैं। एक बार जब दिव्य मंडप का शासक इस बार महान शिकार की मदद से अपनी सफलता पूरी कर लेता है तो यह बहुत परेशानी भरा होगा। ध्रुवांत की आंखें गरिमामय हो गईं। तो यह पार्थिव सम्राट की दुनिया थी। उसने बस कभी नहीं सोचा था कि पार्थिव सम्राट के क्षेत्रों के बीच इतना अप्रत्याशित रूप से भयानक अंतर था। मंडेला के शब्दों से वह यह भी समझ सकता था कि पार्थिव सम्राट के लिए आध्यात्मिक देवता तरल कितना खतरनाक रूप से आकर्षक था। क्रूर युद्ध का स्रोत महान शिकार शायद पूरी तरह से आध्यात्मिक देवता तरल ही था। मुझे आश्चर्य है कि सौम्या के दादा किस स्तर के पार्थिव सम्राट हैं? ध्रुवांत को अचानक यह विचार आया, लजार को याद करते हुए, जिनसे वह उत्तरी स्वर्ग आध्यात्मिक अकादमी में मिला था। हालांकि उसके अनुमान के आधार पर लजार शायद मंडेला से थोड़ा मजबूत भी हो सकता है। महान शिकार इस बार इतिहास में सबसे अधिक आत्मा उत्तेजक हो सकता है। मंडेला हल्के से मुस्कुराई। अपना छोटा चेहरा उठाते हुए उसकी बड़ी सुनहरी आंखों ने डर का एक भी संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय उनके भीतर केवल एक उबलती हुई लड़ने की भावना चमक रही थी। फिर दूरी में आकाश को देखते हुए उसके छोटे होंठ मुड़ गए। आइए हम देखें इस बार महान शिकार में कौन सफलता प्राप्त कर सकता है। उस प्रशिक्षण मैदान में पत्थर के शेर के शीर्ष पर ध्रुवांत मदद नहीं कर सका, लेकिन कांप गया जब उसने मंडेला को देखा। वह सूरज के नीचे थी और उसकी आंखें वर्तमान में एक युद्ध उन्मादी की लड़ने की भावना से भरी थीं। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि लोलिता की उपस्थिति वाले इस अधिपति में वास्तव में कुछ पागल जीन थे। जहां अन्य शक्तियों ने महान शिकार से परहेज किया, मंडेला ने इसका स्वागत किया जैसे कि यह एक शिकार का मैदान हो जिसकी वह कामना कर रही थी। हालांकि अन्य शीर्ष शक्तियां छोटे मेमने नहीं थे जिनसे आसानी से निपटा जा सके। उनका मजबूत अस्तित्व इतना दुर्भावनापूर्ण था कि वे अपने कार्यों से पूरे उत्तरी क्षेत्र को कंपा सकते थे। ध्रुवांत ने अपना मुंह बिचकाया। हालांकि महान शिकार अभी यहाँ नहीं था, वह पहले से ही एक मोटी और खूनी गंध को हल्के से महसूस कर सकता था। महान शिकार में इस बार शीर्ष शक्तियों में से कौन सी अन्य शीर्ष शक्तियों द्वारा विभाजित और जीती जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी शीर्ष पर आई, परिणाम निश्चित रूप से उत्तरी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में उथल-पुथल का कारण बनता। ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी भी शीर्ष शक्ति का क्षेत्र और संसाधन किसी को ईर्ष्या से हरा करने के लिए पर्याप्त थे। मंडेला की आंखों में उन्मत्त उत्साह अचानक नियंत्रित हो गया। हालांकि उसकी सुनहरी आंखें ध्रुवांत की ओर देख रही थीं जब बिना किसी चेतावनी के वह मुस्कुराई और पूछा, क्या तुम प्राचीन खगोलीय महल को जानते हो? अचानक यह नाम सुनकर ध्रुवांत का शरीर कांप गया और उसने जल्दी से अपना सिर ऊपर उठाया। खुशी से थोड़ा जंगली महसूस करते हुए उसने मंडेला को देखा जबकि उसकी हृदय गति बिना रुके बढ़ गई। जब वह कालिका का अनुसरण करके तियानलो महाद्वीप पर आया तो उसका मूल लक्ष्य ठीक प्राचीन खगोलीय महल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्राचीन खगोलीय महल में अमर पृष्ठ थे जो उसके अमर शरीर को फिर से विकसित कर सकते थे। ऐसा लगता है कि तुम तियानलो महाद्वीप पर आने का कारण प्राचीन खगोलीय महल के कारण था। मंडेला मुस्कुराई। उसने ध्रुवांत पर एक नजर डाली और जोड़ा, उपद्रव मत करो, तुम्हारे पास अमर शरीर है, इसलिए तार्किक रूप से तुम्हारे पास इसके बारे में पहले से ही कुछ जानकारी होनी चाहिए।
और प्राचीन खगोलीय महल में वह है जो तुम चाहते हो। ध्रुवांत की आंखें अचानक उत्साह से भर गईं और उसकी सांस भी तेज हो गई। वह अंततः पहली बार इस जानकारी की पुष्टि कर सकता था। हालांकि वह अभी भी स्पष्ट नहीं था कि प्राचीन खगोलीय महल वास्तव में क्या था। इस उत्तर ने पुष्टि की कि वह जो चीज चाहता था वह वास्तव में तियानलुओ महाद्वीप पर थी। मंडेला को देखते हुए ध्रुवांत मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछ बैठा, क्या तुम जानते हो कि प्राचीन खगोलीय महल कहाँ है? मंडेला के छोटे लाल होंठ मुड़े और उसने कहा, प्राचीन खगोलीय महल वास्तव में तियानलुओ महाद्वीप पर छिपा हुआ है, लेकिन कोई नहीं जानता कि यह कहाँ है। मेरे अनुमान के आधार पर यह एक स्वतंत्र स्थान होना चाहिए जिसे बड़े साधनों का उपयोग करके सील कर दिया गया था। यहाँ तक कि तुममें से जो लोग पार्थिव सम्राट ग्रेड तक पहुँच चुके हैं वे भी इसका पता नहीं लगा सकते, ध्रुवांत ने पूछा और भौहें सिकोड़ी। उसे एक बड़ी आंख घुमाते हुए मंडेला ने उत्तर दिया, प्राचीन खगोलीय महल, यहाँ तक कि आदिम युग में भी महान हजार दुनिया में एक प्रसिद्ध शक्ति थी और महल का लॉर्ड एक अजेय गुरु था। क्या तुम्हें लगता है कि उसके पतन से पहले ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा रखी गई सील का पता मात्र पार्थिव सम्राट द्वारा लगाया जा सकता है? ध्रुवांत शर्मिंदगी से हंसा जबकि अंदर विस्मय महसूस कर रहा था। इस दुनिया में हमेशा कोई बेहतर होता है। हालांकि हम प्राचीन खगोलीय महल के अस्तित्व का पता लगाने में असमर्थ हैं। उल्कापिंड युद्ध क्षेत्र में एक बार आदिम युग में एक महल से एक शक्तिशाली व्यक्ति वहीं गिर गया था। मुझे लगता है कि प्राचीन खगोलीय महल से संबंधित कुछ जानकारी वहां पाई जा सकती है। ध्रुवांत ने सिर हिलाया। हालांकि यह जानकारी शायद ही समझ में आने योग्य थी, फिर भी यह जानकारी थी। कम से कम यह महल को बिना किसी सुराग के खोजने की कोशिश करने से बेहतर होगा। तियानलुओ महाद्वीप पर आने का उसका मुख्य लक्ष्य एक और अमर पृष्ठ प्राप्त करना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ध्रुवांत जानता था कि यदि वह वास्तव में एक अतुलनीय गुरु बनने की यात्रा शुरू करना चाहता है तो अमर पृष्ठ निश्चित रूप से भारी मात्रा में समर्थन प्रदान करेंगे। जिस दिन वह अपने अमर शरीर को आदिम अमर शरीर में विकसित कर सकता था, उसके पास वास्तव में महान हजार दुनिया में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बनने के लिए जो आवश्यक था वह होता। जब वह समय आता, चाहे वह लामबार दल हो या रहस्यमय दल जिससे उसकी मां संबंधित थी, वह फिर कभी उनसे नहीं डरता। ऐसा लगता है कि मुझे वास्तव में इस उल्कापिंड युद्ध क्षेत्र में जाना है, ध्रुवांत ने खुद से बड़बड़ाया। चाहे वह अंत में प्राचीन खगोलीय महल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता था या नहीं, उसे अभी भी आदिम अमर शरीर प्राप्त करने के लिए इसे आजमाना पड़ा। शेष 2 महीनों में जैसे ही ध्रुवांत 9 नेदर ट्रूप को प्रशिक्षित कर रहा था, उसने साधना के लिए अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग भी किया। महान शिकार में पूरे उत्तरी क्षेत्र में शीर्ष शक्तियां शामिल होंगी, इसलिए इस युद्ध का पैमाना निश्चित रूप से एक अत्यंत भयानक स्तर तक पहुंच जाएगा। हालांकि ध्रुवांत को पहले से ही डालुओ क्षेत्र में उच्च स्तर की ताकत वाला माना जाता था, वह समझ गया कि महान शिकार की भयावहता वाले युद्ध में उसकी ताकत लगभग पर्याप्त नहीं थी। एक बार युद्ध शुरू हो जाने के बाद मंडेला भी शायद हर किसी का ख्याल नहीं रख पाती। इसलिए उसे महान शिकार शुरू होने से पहले अपने शक्ति स्तर को बढ़ाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। यह देखते हुए कि उसने थोड़े समय पहले ही ग्रेड 4 सम्राट को तोड़ दिया था, उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा अभी स्थिर होने लगी थी। जाहिर है उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पर फिर से लगातार प्रभाव डालना उपयुक्त नहीं था, इसलिए उसके शक्ति स्तर को बढ़ाने के लिए एक और विधि की आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए ड्रैगन फीनिक्स शास्त्र की खेती करना। अंधकार महल का गहरा क्षेत्र। ध्रुवांत एक खाली पत्थर के कुंड के बगल में क्रॉसलेगड बैठ गया। पत्थर के कुंड को घूरते हुए
उसकी उंगली के एक झटके के साथ उसके सामने 10 अलाबास्टर जार दिखाई दिए। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को हाइप भी करें। एपिसोड 827। अलाबास्टर जार की सतह पर प्रकाश पैटर्न चमक रहे थे। ये एक साधारण सील थे जिनका उपयोग अंदर दिव्य पशु रक्त सार को सील करने के लिए किया जाता था, अन्यथा उनकी उग्र आध्यात्मिक शक्ति तुरंत फट जाती। इन 10 अलाबास्टर जारों को घूरते हुए उसका चेहरा थोड़ा उदास लग रहा था। हालांकि उसने ड्रैगन फिनिक्स रिफ्ट में पौराणिक ड्रैगन फिनिक्स बॉडी प्राप्त की थी, वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि ड्रैगन फिनिक्स बॉडी सिर्फ एक प्रारंभिक चरण था। यह केवल उसके शरीर को थोड़ा मजबूत बना सकता था और वास्तविक फिनिक्स के स्तर तक पहुंचने के लिए उसे बहुत कठिन साधना से गुजरना पड़ता था। और अभी पहला कदम था। ध्रुवांत ने अपने कपड़े उतारे, एक ऐसा शरीर प्रकट किया जो मजबूत नहीं था, हालांकि कोई भी बता सकता था कि पतले शरीर के अंदर भयानक शक्ति थी। उसकी छाती और पीठ पर वास्तविक फीनिक्स प्रतीक थे। ध्रुवांत ने अपना सिर नीचे किया, वास्तविक फीनिक्स प्रतीकों को देखा और उन्हें धीरे से अपनी हथेली से छुआ। वे केवल चित्रित प्रतीक नहीं थे, उन्होंने जीवित होने की एक अजीब भावना दी। ड्रैगन फिनिक्स शास्त्र से ड्रैगन फिनिक्स बॉडी की खेती को अलग अलग 3 चरणों में विभाजित किया गया था। पहला चरण वास्तविक आत्मा को सक्रिय करना था, दूसरा आकार बनाना था और तीसरा चरण ड्रैगन और फीनिक्स की प्राप्ति थी। ध्रुवांत की छाती और पीठ पर 2 प्रतीकों को वास्तविक फीनिक्स की आत्मा कहा जाना चाहिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रतीकों में वास्तविक फीनिक्स की शेष वास्तविक आत्माओं का एक निशान था। इस चरण में वास्तविक फीनिक्स की आत्माओं को सक्रिय करने के लिए बहुत सारे दिव्य पशु रक्त सार की आवश्यकता थी। बाद में ध्रुवांत को एक मजबूत शक्ति प्रदान की। जब वास्तविक फीनिक्स की आत्माएं पूरी तरह से सक्रिय हो गईं, तो आकार निर्माण चरण तक पहुंचा जा सकता था। इस कदम तक पहुंचते हुए वास्तविक फीनिक्स प्रतीक को तब भौतिक शरीर की बेड़ियों से हटाया जा सकता था। इसके अलावा इसने वास्तविक फीनिक्स से संबंधित शक्ति को जगाया। और तीसरा चरण, केवल नाम को देखते हुए कोई अनुमान लगा सकता था कि इसका क्या मतलब है। ध्रुवांत अभी जो चाहता था वह पहला चरण था, वास्तविक आत्मा का सक्रिय हूँ। ध्रुवांत ने धीरे से एक सांस छोड़ी। उसने पहले ही प्रतीकों को घूरना बंद कर दिया था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी उंगली झटकी और एक आध्यात्मिक प्रकाश बाहर निकला, तुरंत एक अलाबास्टर जार तोड़ दिया। क्रैश! अलाबास्टर जार के टूटने के साथ गहरे लाल मोटे रक्त सार की कुछ बूंदें तुरंत आकाश से गिर गईं। जैसे ही उनकी गति बढ़ी, छपछपाती लहरों की आवाज बजी। रक्तसार विशाल पत्थर के कुंड में गिर गया। रक्तसार एक भयानक गति से विस्तार करने लगा और थोड़े समय में रक्तसार पत्थर के कुंड के अंदर लहरदार खून का एक कुंड बन गया। कुंड से एक उग्र आध्यात्मिक ऊर्जा और मोटी खून की गंध अचानक तैर गई। रक्तसार निश्चित रूप से असाधारण रूप से दबंग था। एक बार जब यह फैल गया तो इसने अचानक पत्थर के कुंड को संक्षारित कर दिया। सौभाग्य से ध्रुवांत ने इसके लिए पहले तैयारी की थी। पत्थर का कुंड विशेष सामग्री से बना था और रक्तसार के क्षरण से विघटित नहीं हुआ था। यह वास्तव में आदिम हाइड्रा का रक्तसार था। लहरदार खून के कुंड को देखते हुए वह आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। रक्तसार की कुछ बूंदें खून का एक पूरा कुंड बनने के लिए पर्याप्त थीं।
यह आदिम हाइड्रा वास्तव में दिव्य पशुओं की सूची में अपनी रैंकिंग के लायक था। इस दिव्य पशु के रक्तसार ने कोई शोधन अनुभव नहीं किया था, इसलिए यह ठीक उसी तरह आक्रामक शक्ति से भरा था जैसा ध्रुवांत को चाहिए था। केवल इस तरह के एक आदिम दिव्य पशु का रक्तसार ही वास्तविक ड्रैगन, वास्तविक फीनिक्स की आत्माओं को सक्रिय कर सकता था। हालांकि प्रक्रिया अत्यंत दर्दनाक थी। ध्रुवांत ने लहरदार खून के कुंड को देखा क्योंकि उसकी मुट्ठी धीरे धीरे भींच गई। अगला, बिना किसी हिचकिचाहट के वह सीधे खून के लाल कुंड में कूद गया। लॉक! ताजा खून बाहर की ओर छलक गया जब ध्रुवांत खून के कुंड में क्रॉसलेगड बैठ गया और दोनों हाथों से एक सील बनाई। अचानक खून का कुंड हिल गया, एक खून का लाल भंवर बन गया और भंवर का स्रोत ध्रुवांत था। हिस! ऐसा लग रहा था जैसे खून के कुंड में अनगिनत फुफकारने की आवाजें फिज हो रही हों। जैसे ही खून हिल रहा था, यह अप्रत्याशित रूप से कई लघु खूनलाल हाइड्रा में बदल गया जो भयंकरता से ध्रुवांत के शरीर को काटते थे। ध्रुवांत जोर से कांप गया और तीव्र बढ़ते दर्द ने उसका चेहरा पीला कर दिया। हालांकि तीव्र दर्द ध्रुवांत को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके बजाय उसने एक गहरी सांस ली और ड्रैगन फीनिक्स शास्त्र के सक्रियण को शुरू करने के लिए अपनी सीलश बदल दी। जैसे ही ड्रैगन फीनिक्स शास्त्र सक्रिय हो रहा था, ध्रुवांत की छाती और पीठ पर प्रतीक भी आध्यात्मिक प्रकाश से चमकने लगे। ऐसा लग रहा था कि एक ड्रैगन और फीनिक्स की धीमी धीमी चीखें गूंज उठीं और फिर लघु हाइड्रा तुरंत खून की रेखाओं में बिखर गए जो ध्रुवांत की त्वचा से नीचे बह गईं, अंततः वास्तविक ड्रैगन, वास्तविक फीनिक्स प्रतीकों द्वारा भस्म होने से पहले। हालांकि आदिम हाइड्रा का रक्तसार दबंग था, वास्तविक ड्रैगन, वास्तविक फीनिक्स की आत्माओं की तुलना में यह स्पष्ट रूप से निचले स्तर पर था। हालांकि ध्रुवांत जानता था कि दिव्य रक्त शमन शरीर अभी शुरू हुआ था। पत्थर के कुंड के भीतर खून का लाल पानी पलटता रहा, अनगिनत छोटे नौसिर वाले सांप बनाते हुए। फिर उन्होंने ध्रुवांत की ओर अपने जबड़े मारे, अपने अत्यंत आक्रामक स्वभावों को प्रकट करते हुए। नौसिर वाले सांप रक्तसार से इस प्रतिक्रिया का सामना करने पर ध्रुवांत के शरीर पर वास्तविक ड्रैगन, वास्तविक फीनिक्स प्रतीक ने एक ड्रैगन और एक फीनिक्स की स्पष्ट चीख निकाली, जैसे कि उकसाया जा रहा हो। फिर आवाज ने सभी नौसिर वाले सांपों को टुकड़ों में तोड़ दिया, जिन्हें तब ड्रैगन फीनिक्स प्रतीकों में अवशोषित कर लिया गया। जैसे ही नौसिर वाला सांप रक्तसार लगातार बाहर निकलता रहा, ध्रुवांत की छाती और पीठ पर ड्रैगन फीनिक्स प्रतीक धीरे धीरे उज्ज्वल होते दिख रहे थे। लेकिन ठीक उसी क्षण ध्रुवांत के शरीर के अंदर एक अकथनीय तेज दर्द फूट पड़ा। तेज दर्द ने ध्रुवांत का चेहरा तुरंत पीला कर दिया। यह नौसिर वाले सांप के उसके शरीर में घुसने के कारण था, उसके शरीर के अंदर बिना किसी रोकटोक के विनाश का कारण बना। इस प्रकार के दिव्य पशु से रक्तसार विशेष रूप से क्रूर और आक्रामक प्रकृति का था। हालांकि ध्रुवांत इसे जबरन नियंत्रित नहीं कर सकता था, क्योंकि यह सच्ची आत्मा के सक्रियण को भी प्रभावित करता। यदि वह असफल होता, तो वह बेशर्मी से मंडेला से इसे फिर से इकट्ठा करने के लिए नहीं कह पाता। ध्रुवांत श्राप देने से खुद को रोक नहीं सका। यदि यह जारी रहा तो उसे डर था कि नौसिर वाला सांप रक्तसार उसके शरीर के अंदर गड़बड़ी कर देगा। केवल उसी क्षण उसने पूरी तरह से समझा कि ड्रैगन फीनिक्स शास्त्र की खेती करना कितना मुश्किल था। लेकिन उसने अभी पहले दिव्य पशुओं के रक्तसार को परिष्कृत करना शुरू किया था। यदि वह इसका सामना नहीं कर सकता, तो वह शेष 9 दिव्य पशुओं के रक्तसार की यातना को कैसे सहन कर पाएगा। ध्रुवांत ने भौहें सिकोड़ी, उसकी नजर तेजी से चमक रही थी, क्योंकि उसने इस बाधा को दूर करने के तरीकों के बारे में सोचा। उसकी नजर चमकती रही, क्योंकि उसने अपने मुंह के कोने से एक ठंडी मुस्कान बनाई। आगे क्या होने वाला है,
ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को हाइप भी करें। एपिसोड 828। सिर वाले सांप रक्तसार, तुम्हें लगता है कि तुम भयंकर हो? लेकिन अफसोस, मेरे शरीर में इससे भी भयंकर कुछ है। ध्रुवांत ने थोड़ी आंखें बंद कर लीं। फिर उसके दिमाग से एक इरादे के साथ उसके आंतरिक शरीर ने गहरे सुनहरे प्रकाश की किरणें बिखेर दीं। उसकी रक्त वाहिकाओं के भीतर गहरे सुनहरे प्रकाश की किस्में बह गईं। फिर एक ड्रैगन और एक फीनिक्स की चीखें उसके पूरे शरीर के भीतर गूंज उठीं। यह ड्रैगन फीनिक्स रक्तसार था। ध्रुवांत के शरीर ने बड़ी मात्रा में ड्रैगन फीनिक्स रक्तसार को अवशोषित कर लिया था, जिससे वह ड्रैगन फीनिक्स बॉडी की खेती भी कर सकता था। इसलिए उसके शरीर में अब एक वास्तविक ड्रैगन और एक वास्तविक फीनिक्स की थोड़ी उपस्थिति भी थी। हालांकि दिव्य पशु के रिकॉर्ड पर इस आदिम नौसिर वाले सांप की रैंकिंग को कम नहीं माना जाता था, यह स्पष्ट रूप से एक वास्तविक ड्रैगन और एक वास्तविक फीनिक्स के सम्राट दिव्य पशुओं की तुलना में एक वर्ग कम था, जो शीर्ष पर रैंक करते थे। इसलिए जब सुनहरी रोशनी फैलने लगी और ड्रैगन और फीनिक्स की चीखें गूंज उठीं, नौसिर वाले सांप रक्तसार, जो अभी भी ध्रुवांत के आंतरिक शरीर में कहर बरपा रहा था, ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, ठीक वैसे ही जैसे कि यह एक दबंग दुश्मन के खिलाफ था। जहां भी सुनहरी किरणों ने लिफाफा डाला, नौसिर वाला सांप रक्तसार तुरंत छितरा गया। अंत में ध्रुवांत के पीछा करने के तहत वे सभी ड्रैगन फीनिक्स प्रतीकों द्वारा अवशोषित कर लिए गए जो उसकी छाती और पीठ पर स्थित थे। ड्रैगन फीनिक्स रक्तसार की मदद से ध्रुवांत की स्थिति में बहुत सुधार होने लगा। उसने अपना ध्यान ठीक करना शुरू कर दिया, जिससे वह अपनी क्षमताओं के सर्वश्रेष्ठ के साथ नौसिर वाले सांप के रक्तसार को अवशोषित कर सका। यह अवशोषण प्रक्रिया 4 दिनों तक जारी रही। इन 4 दिनों के भीतर ध्रुवांत हल्के से महसूस कर सकता था कि उसकी छाती और पीठ के खून और मांसपेशियों के भीतर कुछ धीरे धीरे पुनर्जीवित हो रहा था। फिर चौथे दिन की शाम को पत्थर के कुंड में पानी धीरे धीरे सूख गया। जब कुंड पूरी तरह से समाप्त हो गया तो ध्रुवांत ने अपनी उंगलियां झटकीं। इस बार एक ही समय में 2 बोतलें टुकड़ों में टूट गईं, रक्तसार की कुछ बूंदें जारी कीं। यह तब खून के पानी की एक बहती हुई धारा बन गई जिसने पत्थर के कुंड और ध्रुवांत दोनों को ढक लिया। ध्रुवांत पत्थर के कुंड के तल पर क्रॉस लेग्ड बैठा था। उसके शरीर का हर इंच अभी भी था। उसकी छाती और पीठ पर ड्रैगन फीनिक्स प्रतीक उज्ज्वल हो रहे थे। मूल प्रतीक जीवित दिखने लगे जैसे ही अधिक से अधिक दिव्य पशु रक्तसार बाहर निकला। फिर खून की किरणों की किस्में धीरे धीरे ध्रुवांत के शरीर की सतह पर आपस में जुड़ गईं, इसे थोड़ा थोड़ा करके ढकती गईं। अगले आधे महीने में ध्रुवांत ने कभी पत्थर का कुंड नहीं छोड़ा। जैसे ही अधिक से अधिक दिव्य पशु रक्तसार गिराया गया, खून की बदबू ने खून की किरणें बनाई जो आकाश में ऊपर उठीं, जिससे अंधकार महल के भीतर बहुत उथल पुथल हुई। इस उथल पुथल ने एकांतवास में कालिका को भी सचेत कर दिया। वह जल्दी से पत्थर के कुंड के पास दौड़ गई। टिप्पणियों की एक श्रृंखला के बाद, जिसने दिखाया कि ध्रुवांत को किसी भी प्रकार की दुर्घटना या खतरे का सामना नहीं करना पड़ा, उसने राहत की सांस छोड़ी। फिर क्षेत्र को सील करने का आदेश दिया। यह साथी बहुत लापरवाह है। कालिका पत्थर के कुंड के बाहर खड़ी थी, कुंड के तल पर साधना कर रहे ध्रुवांत को देख रही थी। उसने असहाय रूप से अपना सिर हिलाया। इस तरह की हलचल के साथ उसकी साधना के परिणामस्वरूप वह अपने परिवेश की रक्षा करने वाला कोई कैसे नहीं रख सकता था। क्या होता अगर उसके साथ कुछ हो जाता? हालांकि कालिका ने ध्रुवांत को दोषी ठहराया, उसने अपनी साधना अस्थायी रूप से रोक दी, तुरंत अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ गई।
वह ध्रुवांत की रक्षा के लिए यहाँ रहने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जब कालिका बैठ गई तभी उसने महसूस किया कि पत्थर के कुंड में खून के पानी के भीतर निहित हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा की चरम सीमा। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई, उसकी सुंदर आंखों में आश्चर्य प्रकट हुआ। यह साथी क्या साधना कर रहा है जिसके लिए इतने प्रकार के दिव्य पशु रक्तसार की आवश्यकता होती है? कालिका का दिल थोड़ा कांप गया और उसकी अभिव्यक्ति और गंभीर हो गई। हालांकि दिव्य पशु रक्तसार में किसी के शरीर को मजबूत करने का कार्य था, फिर भी यह काफी दबंग था, जिससे इसे अवशोषित करना मुश्किल हो गया। इसके अलावा ध्रुवांत ने एक साथ 10 प्रकार के दिव्य पशु रक्तसार को अवशोषित करने का इरादा किया था। एक बार जब दिव्य पशु रक्तसार के प्रकार एक दूसरे को अस्वीकार करना शुरू कर देते तो निश्चित रूप से परेशानी होती। हालांकि उसकी चिंताएं लंबे समय तक नहीं चलीं, क्योंकि वह ध्रुवांत के शरीर से आने वाले ड्रैगन और फीनिक्स की चीखों को हल्के से सुन सकती थी। उसका दिल फिर से कांपने लगा। 9 नेदरबर्ड दल के हिस्से के रूप में, विशेष रूप से अब जब वह 9 नेदरवर्ल्ड बर्ड में विकसित हो गई थी, इस तरह के दल को दिव्य पशुओं के बीच भी एक प्रमुख दल माना जा सकता था। इसके अलावा 9 नेदरवर्ल्ड बर्ड के शरीर के भीतर अमर पक्षी का खून बहता है। अमर पक्षी को कुछ हद तक फीनिक्स दल के तहत भी वर्गीकृत किया जा सकता है। वास्तव में इसे फीनिक्स दल में सबसे प्रमुख अस्तित्व माना जाता था, लेकिन क्योंकि यह शायद ही कभी देखा गया था, इसकी प्रतिष्ठा वास्तविक फीनिक्स से अधिक नहीं थी। इस प्रकार जब कालिका ने ध्रुवांत के शरीर के भीतर निहित एक वास्तविक फीनिक्स के दबाव को महसूस किया तो उसका आकर्षक चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। इस लड़के के आंतरिक शरीर में वास्तव में किसी चीज की कमी नहीं थी। कालिका ने असहाय रूप से अपना सिर हिलाया। फिर उसने अस्थायी रूप से सब कुछ ज्यादा सोचना बंद कर दिया, अपने दिमाग को शांत करने और ध्रुवांत के अपनी साधना समाप्त करने की प्रतीक्षा करने पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि यह प्रतीक्षा पूरे 1 महीने तक चली। अंधकार महल के भीतरी हिस्से में आकाश और पृथ्वी एक गहरे लाल रंग में रंगे हुए थे। इसे दूर से देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे बादलों में आग जल रही हो, एक असाधारण शानदार दृश्य प्रदर्शित कर रही हो। हालांकि कालिका वर्तमान में इस दृश्य पर ध्यान देने के मूड में नहीं थी। इसके बजाय वह एक उन्मत्त टकटकी के साथ पत्थर के कुंड को देख रही थी, क्योंकि इसके भीतर से विभिन्न गर्जना और दहाड़ने की आवाजें आ रही थीं। खून का कुंड उबलता रहा। खून के कुंड के तल पर ध्रुवांत अपने पैरों को क्रॉस करके बैठा था। इस क्षण उसके शरीर के चारों ओर कई विशाल खून की छायाएं बन गईं, उस पर पागलों की तरह गरज रही थीं। खून की छायाएं वास्तव में दिव्य पशुओं के खून के सार से बनी थीं, जिन्हें ध्रुवांत ने अवशोषित और परिष्कृत किया था। खून के सार में उनकी व्यक्तिगत इच्छाओं के निशान थे। पहले ध्रुवांत उन्हें ड्रैगन फीनिक्स दबाव की मदद से दबाने में सक्षम था। हालांकि जैसे ही ध्रुवांत ने अधिक से अधिक दिव्य पशुओं के खून के सार को अवशोषित किया, इसने ड्रैगन फीनिक्स दबाव को धता बताने के लिए सेना में शामिल होना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि सारों ने महसूस किया कि यदि वे अब विरोध नहीं करते तो उनकी इच्छाओं के अवशेष नष्ट हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे पूरी तरह से अवशोषित और परिष्कृत हो जाएंगे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन दिव्य पशु सारों की इच्छाओं से निपटना एक परेशानी थी। जब वे ध्रुवांत के खिलाफ जाने में एक साथ हो गए तो उसके शरीर के भीतर ड्रैगन फीनिक्स दबाव को भी प्रबल होना मुश्किल लगा। यही कारण था कि बिल्कुल अंत में वह अपनी साधना के अंतिम चरण को पूरा नहीं कर सका। चूंकि मैंने पहले ही इस चरण तक साधना कर ली है, मैं आप सभी को अपने प्रयासों को बर्बाद करने कैसे दे सकता हूँ? ध्रुवांत ने अपनी दोनों मुट्ठियों को कसकर पकड़ लिया, एक गहरी सांस ली, फिर अपना संकल्प मजबूत किया।
आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को हाइप भी करें। एपिसोड 829। चूंकि तुम सब मुझे विफल करना चाहते हो, मैं तुम्हें मौका दूंगा। एक बार जब उसका यह इरादा हो गया तो उसके शरीर के चारों ओर टिकी सुनहरी प्रकाश की किरणें तुरंत छितराने लगीं। सुनहरी प्रकाश की किरणों की बाधा के बिना दिव्य पशुओं की 10 प्रकाश किरणें तुरंत भयावह रूप से गरज उठीं, फिर ध्रुवांत के शरीर में डूब गईं। खून की किरणें तुरंत ध्रुवांत के शरीर से बाहर की ओर फैल गईं, उसके पूरे शरीर में फैलने से पहले। जब कालिका ने यह दृश्य देखा तो उसका आकर्षक चेहरा तुरंत बदल गया। उसने अनुमान लगाया था कि इतने सारे दिव्य पशुओं के खून के सार को अवशोषित करना केवल परेशानी में समाप्त होगा। रोर जबकि कालिका गुप्त रूप से चिंतित थी, ध्रुवांत ने खुद को संभाला। उसने अपने खून और मांस के भीतर छिपी ड्रैगन फीनिक्स बॉडी और ड्रैगन फीनिक्स रक्तसार की शक्ति को सीधे सक्रिय करने की पूरी कोशिश की। राजसी गहरे सुनहरे प्रकाश की किरणें उसके खून और मांसपेशियों के माध्यम से घुस गईं, बेरहमी से खून की रोशनी को दबाते हुए। 2 प्रकाश किरणें ध्रुवांत के शरीर के भीतर हिंसक रूप से एक दूसरे को संक्षारित कर रही थीं। हालांकि चूंकि यह ध्रुवांत के शरीर में था, जब ध्रुवांत ने अपनी ड्रैगन फीनिक्स बॉडी और ड्रैगन फीनिक्स रक्तसार को पूरी तरह से जारी किया तो 10 दिव्य पशुओं द्वारा बनाई गई खून की रोशनी थोड़ा थोड़ा करके पीछे हटने लगी। निश्चित रूप से इस परिणाम ने सीधे ध्रुवांत के शरीर के अंदरूनी हिस्सों को एक युद्ध के मैदान में बदल दिया था। यदि यह ध्रुवांत द्वारा विकसित की गई ड्रैगन फीनिक्स बॉडी के लिए नहीं होता, जिसने उसकी कठोरता को बढ़ा दिया था, तो टकराव से उत्पन्न शॉकवेव ने उसके खून और मांसपेशियों को फाड़ दिया होता। सब निगल जाओ। ध्रुवांत का चेहरा उस क्षण उस महान दर्द के कारण एक भयावह अभिव्यक्ति धारण कर रहा था जिससे वह पीड़ित था। लेकिन उसकी नजर में थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं थी। उसने अपने दिल में जोर से चिल्लाया, जिससे सुनहरी किरण अचानक बाहर निकल गई। सुनहरी रोशनी राजसी रूप से साथ दौड़ी, जबकि एक ड्रैगन और एक फीनिक्स की डराने वाली चीख लग रही थी। ऐसे प्रभावों के तहत 10 दिव्य पशुओं द्वारा बनाई गई खून की रोशनी टुकड़ों में बिखर गई। उस दौरान सभी खून की किरणें ड्रैगन फीनिक्स प्रतीकों द्वारा अवशोषित की जा रही थीं, जो ध्रुवांत की छाती और पीठ पर स्थित थे। ध्रुवांत की आंखें अचानक खुल गईं। वह महसूस कर सकता था कि उसके खून और मांसपेशियों में कुछ कंपन कर रहा है, सीधे उसकी छाती और पीठ पर। उसके खून और मांसपेशियों के भीतर ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ चुपचाप टुकड़ों में टूट गया हो, एक लंबे उष्मायन के बाद जाग रहा हो। रोर ध्रुवांत की आकृति हिंसक रूप से बाहर निकली, आकाश की ओर गरजते हुए। गरज एक ड्रैगन और एक फीनिक्स की तरह लग रही थी। उसके शरीर से प्रकाश की एक बड़ी सुनहरी किरण निकली। इसने आकाश में बादलों को भी फाड़ दिया। कालिका ने उस आकृति को देखने के लिए अपना सिर उठाया, जो वर्तमान में सुनहरी रोशनी के भीतर समाहित थी। उस क्षण उसने हल्के से महसूस किया कि एक हल्का दबाव उसे घेर रहा है। यह एक आध्यात्मिक ऊर्जा दबाव नहीं था, बल्कि एक दबाव था जो केवल स्वाभाविक रूप से जारी किया जाएगा जब समान शक्तियों के 2 दिव्य पशु एक दूसरे से मिलते हैं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वर्तमान ध्रुवांत एक मानवरूपी दिव्य पशु था। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सुनहरी रोशनी धीरे धीरे छितराई। जब सुनहरी रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई तो ध्रुवांत के शरीर से निकलने वाला दबाव भी पूरी तरह से गायब हो गया। जब उसने अपनी छाती नीचे देखी तो वह चकित होने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी छाती पर दिखाई देने वाला एक छोटे आकार का वास्तविक ड्रैगन था जो ध्रुवांत की त्वचा के नीचे तैरता था।
ड्रैगन इतना वास्तविक लग रहा था जैसे वह एक जीवित चीज हो। यह वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुवांत के शरीर के भीतर एक वास्तविक ड्रैगन समाहित हो। ध्रुवांत का चेहरा आश्चर्य दिखा रहा था क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि मूल ड्रैगन प्रतीक सक्रियण पर इस अवस्था में विकसित होगा। वह हल्के से महसूस भी कर सकता था कि इस छोटे वास्तविक ड्रैगन में एक जबरदस्त शक्ति थी। उसकी नजर नरम हो गई जब उसने छोटे वास्तविक ड्रैगन की ओर एक अस्पष्ट इरादा बनाया। छोटे वास्तविक ड्रैगन ने तब वास्तव में उसके इरादे का पालन किया और जल्दी से उसकी मुट्ठी में तैर गया। उसकी 5 उंगलियों को कसकर पकड़ने के साथ उसने मुक्का मारा। रोर! जब मुट्ठी बाहर निकली तो पूरा स्वर्ग और पृथ्वी एक जोरदार ड्रैगन की चीख के साथ गूंज उठा। आगे का स्थान सीधे ध्रुवांत के अत्यंत आकस्मिक मुक्के से स्पष्ट दरारों में बिखर गया। जब ध्रुवांत ने यह देखा तो वह ठंडी हवा का एक कौर हल्के से सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। मुक्का फिर से आकस्मिक था और उसने केवल छोटे ड्रैगन का थोड़ा उपयोग किया था। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि यह इतनी चौंकाने वाली विनाशकारी शक्ति जारी करेगा। ड्रैगन फिनिक्स वास्तविक आत्मा को सक्रिय करने के बाद वह पहले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया था। शुआ! कालिका की आकृति ध्रुवांत के सामने प्रकट हुई। आश्चर्य के साथ उसने छोटे वास्तविक ड्रैगन को देखा जो ध्रुवांत की छाती पर वापस तैर गया जबकि उसकी भौहें थोड़ी उठीं। उसके पास दिव्य पशु का संविधान भी था, इसलिए वह छोटे वास्तविक ड्रैगन से निकलने वाली राजसी आभा को हल्के से महसूस कर सकती थी जो एक वास्तविक ड्रैगन के सबसे वास्तविक रक्तरेखा से आई थी। ध्रुवांत ने अपनी छाती पर तैरते वास्तविक ड्रैगन को महसूस किया। फिर अभिव्यक्ति के थोड़े बदलाव के साथ उसने कालिका से कहा, मुझ पर एक बार हमला करो। कालिका ने ध्रुवांत पर एक संदिग्ध नजर डाली लेकिन उससे आगे सवाल नहीं किया। उसने अपनी लंबी उंगलियां झटकीं और कपड़े का एक तेज टुकड़ा बिजली की रोशनी की तरह क्षैतिज रूप से बाहर निकल गया। बिजली जितनी तेज गति से ध्रुवांत की छाती की ओर गोली मार दी। कालिका के हमले का सामना करते हुए ध्रुवांत ने कोई रक्षात्मक रुख नहीं अपनाया। यहाँ तक कि उसके शरीर की सतह पर आध्यात्मिक ऊर्जा भी दूर रख दी गई थी, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा वाले कपड़े को उसके शरीर को तोड़ने की अनुमति मिली। स्वूश! हालांकि जिस क्षण कपड़े ने ध्रुवांत के शरीर से संपर्क किया, उसकी छाती के चारों ओर तैर रहे वास्तविक ड्रैगन ने एक गहरी और धीमी धीमी चीख निकाली। फिर उसने अपना मुंह खोला और एक ही बार में कपड़े को निगल लिया। आध्यात्मिक ऊर्जा वाले उस कपड़े को निगलने के बाद वास्तविक ड्रैगन की आत्मा केवल एक बार कांप उठी, ठीक होने और चुपचाप ध्रुवांत की त्वचा के नीचे फिर से तैरने से पहले। कालिका ने देखा कि क्या हुआ और निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हुई। ध्रुवांत दूसरी ओर अपने मुंह को मोड़ने और हंसने से खुद को रोक नहीं सका। इस वास्तविक ड्रैगन की आत्मा ने न केवल उसे भारी ताकत प्रदान की बल्कि मालिक सुरक्षा क्षमता भी धारण की। मजबूत रक्षात्मक शक्ति शायद ड्रैगन फीनिक्स गोल्डन आर्मर से भी नहीं हारती। यदि ध्रुवांत ने ड्रैगन फीनिक्स गोल्डन आर्मर को फिर से बुलाया, साथ ही उसके अपने शरीर की रक्षात्मक शक्ति के साथ इन 3 परतों की रक्षा के साथ उस पर सार्थक रूप से हमला करना ग्रेड 5 सम्राट के लिए भी चुनौतीपूर्ण होगा। यदि वह 1 महीने पहले चारमंश के साथ लड़ाई के दौरान ड्रैगन फीनिक्स सच्ची आत्मा को सक्रिय करने में कामयाब रहा होता, तो उसे जवाबी हमले के लिए आध्यात्मिक व्यूह की व्यवस्था करने के लिए सम्राट खगोलीय पिंड के अंदर छिपने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। तुम क्या साधना कर रहे हो? कालिका अंततः इस सवाल को पूछने से खुद को रोक नहीं सकी। ध्रुवांत अब उससे ज्यादा एक दिव्य पशु की तरह लग रहा था। ध्रुवांत ने एक खोखली हंसी दी। उसने कालिका से कुछ भी नहीं छिपाया और उसे ड्रैगन फीनिक्स शास्त्र के बारे में बताया।
ध्रुवांत ने जो कहा उसे सुनने के बाद कालिका थोड़ी अवाक रह गई, लेकिन उसने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ लीं जबकि ध्रुवांत की छाती के चारों ओर तैर रही वास्तविक ड्रैगन की आत्मा को घूर रही थी और कहा, यदि तुम भविष्य में ड्रैगन और फीनिक्स दल के किसी भी व्यक्ति से मिलते हो तो बस उन्हें यह पता न चलने दें कि तुम्हारे शरीर में वास्तविक ड्रैगन वास्तविक फीनिक्स की आत्मा है। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को हाइप भी करें एपिसोड 830। क्यों? ड्रैगन दल और फीनिक्स दल को दिव्य पशु दल के बीच शीर्ष दल में से एक माना जाता है। उनकी शक्ति आदिम लॉर्ड दल के बराबर है जो पूरी तरह से एकांतवास में छिपे हुए हैं। एक वास्तविक ड्रैगन वास्तविक फीनिक्स को इन दो दल के भीतर उच्चतम शिखर पर खड़े एक व्यक्ति के रूप में माना जाता है। इस प्रकार यदि उन्हें पता चलता है कि तुम्हारे शरीर में वास्तविक ड्रैगन वास्तविक फीनिक्स आत्मा है तो वे अनुचित रूप से तुमसे इसे जबरन निकालने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं, कालिका ने कहा। ध्रुवांत की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने स्पष्ट रूप से नहीं सोचा था कि ड्रैगन दल और फीनिक्स दल इस हद तक अनुचित होंगे। हालांकि सौभाग्य से उसके शरीर के भीतर वास्तविक ड्रैगन वास्तविक फीनिक्स वर्तमान में बहुत कमजोर था, इसलिए इसे ड्रैगन दल और फीनिक्स दल का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहिए। जब वास्तविक ड्रैगन वास्तविक फीनिक्स आत्मा को उच्चतम स्तर पर विकसित किया गया है तब तक ध्रुवांत अब एक छोटा चरित्र नहीं रहेगा जिसे कोई भी धमका सकता है। मैं इसका ध्यान रखूंगा, ध्रुवांत ने सिर हिलाया। कालिका का आकर्षक चेहरा थोड़ा आराम कर गया। ठीक जब वह बोलने वाली थी, अचानक एक जोरदार घंटी बजने की आवाज आई जो पूरे डालुओटियान में गूंज उठी। वह घंटी अत्यावश्यक लग रही थी और एक जानलेवा आभा ले जा रही थी। जब ध्रुवांत और कालिका ने घंटी की आवाज सुनी तो उनकी नजरें अधिक केंद्रित हो गईं, डालुओटियान के भीतरी हिस्से की दिशा में देखने से पहले। वे जानते थे कि यह वह घंटी थी जो विभिन्न लॉर्डों के बीच बैठक की शुरुआत का संकेत देती थी। उसी समय इसने युद्ध की शुरुआत का भी संकेत दिया। युद्ध शुरू होने वाला है। डालुओटियान मुख्य हॉल में भारी माहौल था। डालुओं की अधिपति, तीसरा राजकुमार, 10 लॉर्ड और यहां तक कि अपेक्षाकृत मजबूत शक्ति वाले अधीनस्थ दलों के वे लॉर्ड भी मुख्य हॉल के भीतर इकट्ठे हो गए थे। इस स्तर के मानक को डालुओटियान महाद्वीप के भीतर उच्चतम माना जाता था। यह देखना स्पष्ट था कि डालुओटियान महाद्वीप बड़े शिकार युद्ध के बारे में कितना गंभीर था। पूरी ताकत लगाना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। ध्रुवांत मुख्य हॉल में पत्थर की सीट पर बैठा था। उसके दाहिनी ओर कालिका थी और सड़क के ऊपर शेष विभिन्न लॉर्ड थे। एक उच्च स्थान पर तीसरा राजकुमार और मंडेला थे जो उच्चतम स्थिति से पूरे स्थान की देखरेख करते थे। पिछली बार जब उसने लॉर्डों की इस बैठक में भाग लिया था तो ध्रुवांत केवल कालिका का अनुसरण कर सकता था, उसके पीछे उसके अंगरक्षक की तरह खड़ा था। हालांकि चूंकि वह अब डालुओटियान महाद्वीप में लॉर्डों में से एक बनने में कामयाब हो गया था, वह उसी स्तर के व्यवहार का हकदार था। मुख्य हॉल के अंदर माहौल भारी और निराशाजनक था। मुख्य सीट पर मंडेला उच्चतम बिंदु पर खड़ी थी, सभी को देख रही थी। एक कोमल आवाज ने स्पष्ट रूप से कहा, अब से 7 दिन बाद उल्कापिंड युद्ध क्षेत्र का आध्यात्मिक ऊर्जा विंडस्टॉर्म अपने सबसे कमजोर अवस्था में गिर जाएगा। उस समय बड़ा शिकार युद्ध आधिकारिक तौर पर शुरू होगा। हालांकि सभी पहले से ही तैयार थे। जब उन्होंने यह भाषण सुना तो उनकी नजरें अभी भी कांप उठीं। बड़े शिकार युद्ध जैसे क्रूर युद्ध का सामना करते हुए भले ही वे डालुओटियान के उत्तरी महाद्वीप की शीर्ष शक्तियां थीं,
फिर भी वे दूसरों को नीची नजर से नहीं देख सकते थे। मंडेला ने अपने छोटे हाथ लहराए और आध्यात्मिक रोशनी तुरंत मध्य हवा में एक विशाल और जटिल आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकाश मानचित्र बनाने के लिए बाहर निकल गई। भूगोल को देखते हुए यह उस मानचित्र पर उल्कापिंड युद्ध क्षेत्र था। हालांकि मानचित्र का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे क्षेत्र से संबंधित था, जो शायद एक अज्ञात स्थान पर था। उल्कापिंड युद्ध क्षेत्र के आध्यात्मिक ऊर्जा विंडस्टॉर्म के अस्तित्व के कारण हर बार जब इसे खोला जाता है तो अंदर के परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा। इस प्रकार पिछले मानचित्र जिनसे हम परिचित हैं संभवतः अपना कार्य खो देंगे। उल्कापिंड युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने पर भौगोलिक परिदृश्य आपके अपने अन्वेषण पर निर्भर करेगा। हमारी डालुओटियान महाद्वीप सेना उल्कापिंड युद्ध क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से प्रवेश करेगी। प्रवेश करने के बाद सेना चारों ओर बिखरी होगी। आप में से प्रत्येक उल्कापिंड युद्ध क्षेत्र के गहरे हिस्सों में अवशेषों की खोज करने और उल्कापिंड कीमिया को छीनने के लिए एक सेना का नेतृत्व करेगा। उल्कापिंड कीमिया ध्रुवांत इसके बारे में उत्सुक था। जाहिर है उल्कापिंड कीमिया शब्द उसके लिए अज्ञात था। उल्कापिंड युद्ध क्षेत्र की विशेष स्थिति के कारण अंदर गिरे किसी भी गुरु का सम्राट सागर युगों तक हवा द्वारा परिष्कृत किया जाएगा। यह अंततः तथाकथित उल्कापिंड कीमिया का निर्माण करेगा। यह उल्कापिंड कीमिया साधना के लिए बहुत फायदेमंद है और यह पार्थिव सम्राट गुप्त खजाने को तोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण वस्तु है। कालिका की आवाज धीरे से बगल से प्रसारित हुई ताकि ध्रुवांत की उलझन दूर हो सके। पार्थिव सम्राट गुप्त खजाने उन स्थानों पर हैं जहां पार्थिव सम्राट की मृत्यु हुई थी। हालांकि उन स्तर के गुरुओं की मृत्यु के स्थान बहुत गुप्त रूप से छिपे हुए हैं। इसके अलावा वे उल्कापिंड युद्ध क्षेत्र की व्यू द्वारा संरक्षित हैं, जहां पार्थिव सम्राट भी इसे जबरन नष्ट नहीं कर सकते। एकमात्र समाधान उल्कापिंड कीमिया का उपयोग करके इसे तोड़ना है, क्योंकि उल्कापिंड कीमिया के भीतर ऊर्जा उल्कापिंड युद्ध क्षेत्र के समान स्रोत से आती है। तो उल्कापिंड कीमिया को छीनना बड़े शिकार युद्ध का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। हर पार्टी उल्कापिंड कीमिया को छीनने के लिए लड़ेगी। सबसे तेज गति का उपयोग करके सबसे अधिक उल्कापिंड कीमिया को छीनने के लिए छोटे समूहों में विभाजित होना ही एकमात्र तरीका है। अन्यथा एक दिशा की ओर बहने वाली एक बड़ी सेना केवल हमारी ताकत को अनावश्यक रूप से बर्बाद करेगी। ध्रुवांत ने अपना माथा मला और कड़वाहट से मुस्कुराया। यह बड़ा शिकार युद्ध वास्तव में परेशानी भरा था। चूंकि यह उल्कापिंड कीमिया इतनी महत्वपूर्ण थी, बाद में प्रतियोगिता तब अत्यंत क्रूर होगी। मंडेला की सुनहरी पुतलियों ने 10 लॉर्डों को देखा जब उसने गहरी आवाज में कहा, एक बार जब हम उल्कापिंड युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो तीसरा राजकुमार और मैं पहले युद्ध क्षेत्र के भीतरी हिस्से की ओर बढ़ेंगे ताकि पार्थिव सम्राट गुप्त खजाने की खोज की जा सके। इसलिए उल्कापिंड कीमिया को छीनने का मिशन आप सभी को सौंपा जाएगा। मुझे परवाह नहीं है कि आप सभी सामान्य रूप से संसाधनों को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन इस बार मुझे उम्मीद है कि हर कोई किसी भी कृतज्ञता, द्वेष और मतभेदों को एक तरफ रखकर एक दूसरे की मदद कर सकता है। आप हमारे मिलन स्थल पर पर्याप्त उल्कापिंड कीमिया वापस लाने के लिए व्यक्तिगत ताकत पर निर्भर नहीं रह सकते, और पर्याप्त उल्कापिंड कीमिया के बिना हमारे पास पार्थिव सम्राट गुप्त खजाने को तोड़ने का कोई अन्य तरीका नहीं होगा। तब तक हम व्यावहारिक रूप से असफल हो चुके होंगे और आप सभी को उसके लिए भुगतान की जाने वाली कीमत पता होनी चाहिए। उल्कापिंड कीमिया को छीनने का यह चरण आपकी सामूहिक ताकत पर निर्भर करेगा, क्योंकि उस समय मैं खुद और यहाँ तक कि तीसरा राजकुमार भी आपको किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करने में सक्षम नहीं होंगे।
हमें अन्य दलों से उच्चतम स्तरीय शक्तियों की निगरानी करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें आपके खिलाफ जाने से रोका जा सके। मंडेला की सुनहरी पुतलियों ने एक बहुत बड़ा दबाव और आभा दी और सभी लॉर्ड जिन्होंने उन्हें देखा सम्मान के साथ सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सके। मंडेला ने स्थिति को देखा, अपने छोटे हाथ लहराए और प्रकाश किरणों की 10 धाराएं बाहर निकलीं, 10 लॉर्डों के सामने उतर गईं। प्रकाश किरणें 10 हरे कांस्य दर्पणों में बिखर गईं। प्रत्येक दर्पण में टिमटिमाता आध्यात्मिक प्रकाश था। ये मुग्ध दर्पण हैं। गंभीर खतरे का सामना करने पर उनमें से एक पर अपना ताजा खून टपकाएं। अन्य लोग इससे आपके स्थान को महसूस कर पाएंगे और सहायता प्रदान करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तब तक मिलन स्थल को भी इन दर्पणों के माध्यम से सूचित किया जाएगा। ध्रुवांत और बाकी लोगों ने सिर हिलाया जब उन्होंने मुग्ध दर्पण प्राप्त किए और रखे। मंडेला के अपना ब्रीफिंग समाप्त करने के बाद वह खड़ी हो गई। जो एक छोटा शरीर प्रतीत होता था वह एक दबाव दे रहा था जिसने सभी गुरुओं को उसे देखने की हिम्मत नहीं करने दी। उन सुनहरी आंखों में एक राजसी एहसास था। तो डालुओटियान के लिए इस बड़े शिकार युद्ध के बाद उत्तरी क्षेत्र के शिखर पर बने रहने के लिए सब लोग चलो लड़ते हैं। मुख्य हॉल के अंदर सभी गुरु अपनी आंखों में एक भावुक तकटकी और बढ़ी हुई लड़ने की भावना के साथ खड़े हो गए। लड़ो। आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को हाइप भी करें। क्या आप भी हर महीने ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन सही रास्ता नहीं मिल रहा? तो अब ढूंढना बंद कीजिए। टेक सैवी फ्रंट पर पाएं हर तरीका, ब्लॉगिंग, एफिलिएट, यूट्यूब और भी बहुत कुछ, वो भी आसान हिंदी में और बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट techsavvyfront.blogspot.com, क्योंकि मौका हर दिन नहीं मिलता।